everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS। तो बेटा आज है 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर की न्यूज़पेपर डिस्कशन और हमारा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस। और सबसे पहली न्यूज़ यूएस की न्यूज़ है। डिक चेनी, द हार्ड charging conservative who became one of the most powerful and polarized vice presidents in US history and a leading advocate for the invasion of Iraq, has died at 84। वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और इन अ सेंस की थोड़ा पावरफुल भी थे। चीनी died Monday due to complication of pneumonia and cardiac arrest। The quietly forceful Cheney served father and son president, leading the armed forces as defense chief during the Persian Gulf War उस टाइम पे under President George H.W. Bush, वो टाइम पीरियड था इनका, before returning to public life as vice president under Bush's son George W. Bush। Now Cheney was in fact the chief operating officer of the young Bush presidency। He had a hand, often a commanding one, in implementing decisions most important to the president and some of surpassing interest to himself, all while living with decades of heart disease and post-administration a heart transplant and all। So main बात याद करने वाली हमारे लिए ये है कि वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी काफी पावरफुल रहे। इनका नाम है डिक चेनी, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, और आज ही न्यूज में है बिकॉज ही डाइड, राइट। बाकी स्टोरी इतना ज्यादा हमें करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा कि आपकी एक स्कीम दैट इज पीएम श्री वो न्यूज में है बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज। और अब ध्यान रखो दोबारा से बच्चे पीएम मनरेगा जो है आपकी वो भी स्कीम अब इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसके साथ में रिलेटेड कंट्रोवर्सी जो है वो हमें देखने में मिल रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्लियर्ड द पाथ फॉर रीस्टार्टिंग द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन वेस्ट बंगाल आफ्टर अ गैप ऑफ 3.5 ईयर। 3.5 साल से वेस्ट बंगाल में ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी और अब जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉलोइंग द एनैक्टमेंट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ईयर याद रखो कौन सा है, 2005 का। 100 डे आपको पता है वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली देनी होती है एज अ लीगल राइट टू रूरल एडल्ट्स हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। और ये किस एरिया में है, अनस्किल्ड वर्क में है, ये भी फोकस करो। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस विद द सेंटर फुली फंडिंग द वेजेस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। States also pay for some other expenses। So ये basics है इस scheme की। Now before the scheme suspension, West Bengal was among the top states, 51 to 80 lakh families in the state availed it annually between 2014-15 से लेके 21-22 तक अच्छी खासी स्कीम चल रही थी। In its decision, the apex court dismissed the central government's plea, which challenged the Calcutta High Court's order to resume the scheme from 1st of August 2025। Now, why was the scheme passed? पॉज क्यों किया गया इसको? द सेंट्रल हैज स्टॉप्ड द रिलीज ऑफ फंड टू वेस्ट बंगाल विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 9, 2022। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना बंद किया ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी तरह से स्टेट नहीं चल रहा बाय इन्वोकिंग सेक्शन 20C ऑफ एमजी नरेगा 2005। तो इस वजह से आपके लिए ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड नो वर्क अंडर एमजी नरेगा हैज हैपेंड इन द स्टेट। The Ministry of State and Rural Development, Kamlesh Paswan, told Lok Sabha this year, based on central team's inspection reports highlighting the implementation issues such as financial misappropriation, execution of non-permissible activities, splitting of work, lack of transparency and accountability, Ministry had sent several communication to state for rectification of the same। तो कुछ problems जो है वो state में इनको मिली, so इस वजह से no noticeable improvement लेकिन उन्होंने observe करी। So TMC led West Bengal government then repeatedly asked the Union Ministry of Rural Development to resume the scheme, लेकिन ये स्कीम जो है वो resume नहीं की गई and the matter then reached to Calcutta High Court। और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट किया स्कीम भी implemented जो है prospectively with effect from 1st of August 2025। However, Center filed a plea in the Supreme Court on July 31st, a day before High Court's जो है deadline challenging the order। और उसके बाद on Monday, when matter came up before bench of Justice Vikram Nath and Sandeep Mehta, it refused to entertain the plea against High Court order। तो उन्होंने भी कहा कि ये कंटिन्यू होनी चाहिए। Will the scheme resume immediately? With the Supreme Court dismissing the center's plea, sources said ministry has virtually no option but to resume the scheme। तो ये है इसकी छोटी सी कंट्रोवर्सी और ओवरऑल स्कीम क्योंकि न्यूज में आ गई है इसलिए इसके बेसिक्स को आप अच्छे से इसके साथ इतना भी रिलेटेड डाटा आपको नया मिल रहा है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ।
देन बेटा आपका एक टेम्पल जो है वो न्यूज में है, 8 women and 13-year-old boy were killed in a stampede, फिर से stampede हुई है in the morning at the Venkateshwar temple in Kasibuga in Andhra Pradesh, Srikakulam district. तो आपने यही याद रखना है कि कौन सा स्टेट है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश, श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट है और टेम्पल है आपका वेंकटेश्वर, और वहां पे जो है वो स्टैम्पीड हुई है। और बस सिर्फ यही फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे बिकॉज प्लेसेस इन न्यूज भी हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट न्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, इसकी बात थोड़ी सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक नया डिस्ट्रिक्ट हमें मिल सकता है जल्दी ही इस मंथ में, और उसको लेके थोड़ा सा डिटेल और हमें थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उस न्यूज में मिल रही है। एज टॉक्स गेन मोमेंटम टू डिक्लेयर अनंतपुर साहिब, जिसको कि हम 24 डिस्ट्रिक्ट जो है अनाउंस कर सकते हैं अहेड ऑफ 350th मार्टिरडम एनिवर्सरी है हमारी गुरु तेग बहादुर जी की, और इसलिए ये बात चल रही है अभी हाउ पंजाब केम टू बी, थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसमें अच्छी दी है, इसी वजह से इसको डिस्कस करते हैं न्यूज को। नाउ पंजाब की जो है फॉर्मेशन के अंदर, नाउ बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ पंजाब, अ शॉर्ट लिव्ड स्टेट बाय द नेम ऑफ पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पैप्सू वाज फॉर्म्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे पहले हमारा क्या बना, पैप्सू। पैप्सू की फुल फॉर्म क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, और इट वाज फाउंड ऑन 15th of July 1948। ईयर भी, मंथ भी, डेट भी सब याद रखना आपने। 15th of July 1948 पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, फरीदकोट, मलेरकोटला, कलसिया एंड नालागढ़, इन सबको जो है, इन सब प्रिंसिपैलिटीज को, प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो जोड़ के ये बनाया गया था। इसको भी अच्छे से लर्न कर लो। देन यूनियन वाज क्रिएटेड टू ब्रिंग द एडमिनिस्ट्रेशन कोहेजन among the small states of Patiala region and surrounding area। महाराजा यादविंदर सिंह of Patiala served as the राज प्रमुख। उस टाइम पे हमारे राज प्रमुख कौन थे, obviously महाराजा यादविंदर सिंह, and Pepsu had its capital in Patiala and functioned as a separate entity until November 1st 1956, right? And when it was merged with Punjab following the State Reorganization Act, हमारा 7th Amendment के साथ पास हो गया था। This act allowed for a linguistic basis for the reorganization of state. So, following demand in many parts of India, formation of later merger of your Pepsu played a crucial role in shaping modern Punjab political and administrative landscape. Because तब उस टाइम पे आपको पता है फजल अली कमीशन के बेसिस पे ये मान लिया गया था कि यहाँ जहाँ पे लैंग्वेज की डिमांड है और आपको लग रहा है कि पॉसिबल है, तो वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट हो सकता है। Now, 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन हुई फिर हमारी। बिफोर 1966 पंजाब वाज वास्ट स्टेट इनकम्पासिंग प्रेजेंट डे। तब आपको पता है पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब एक ही थे। इट हैड 13 डिस्ट्रिक्ट्स, अंबाला, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, कमाल, जलंधर, नाउ जिसको जलंधर बोलते हैं, होशियारपुर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, शिमला, ठीक है, शिमला को पहले शिमला बोलते थे, एंड कांगड़ा। After Punjab reorganization of 1966, the state was divided on linguistic lines, और हिंदी स्पीकिंग एरिया जो है वो हमसे अलग हो गए, राइट, बिकेम हरियाणा, एंड द हिली रीजन जो है वो बन गए हमारे हिमाचल प्रदेश। पंजाबी स्पीकिंग बन गए पंजाब, विच वाज लेफ्ट विद 11 डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत अच्छा आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल सेटअप डिस्कस मिल रहा है। सो 11 जो है उस टाइम पे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, अमृतसर, गुरदासपुर, जो कि ट्रांसफर पार्ट्स इसके ट्रांसफर हो गए थे हिमाचल प्रदेश के अंदर, फिरोजपुर, जलंधर, होशियारपुर, इसके भी पार्ट ट्रांसफर हुए हिमाचल प्रदेश को, देन लुधियाना, देन बठिंडा, कपूरथला, संगरूर ट्रांसफर टू हरियाणा, पटियाला एंड रोपर कार्व्ड आउट ऑफ योर अंबाला रीजन। चंडीगढ़ वाज मेड बेसिकली द शेयर्ड कैपिटल, राइट, बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, एंड सब्सिक्वेंटली फिर उसके बाद रिवीजन हुई 1972 के अंदर। यहाँ पे फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड from parts of Bathinda and Firozpur district, and then state now had 12 districts. New districts would come 20 years later when Mansa subdivision was carved then in 1992. फिर उसके बाद हमारे पास मानसा आया, and then Fatehgarh Sahib was created as a new district in the same year from the parts of Patiala and Ropar. It was named after Sahibzada Fateh Singh, the youngest son, Guru Gobind Singh Ji ke, and later that year Shri Muktsar Sahib was made a separate district out of Faridkot, while Nawashahar was created out of Hoshiarpur as a separate district. Then Moga became 17th district of Punjab, carved out of Faridkot. 2006 में मोहाली was declared as 18th district, and Tarn was later created from Amritsar in 400th year of martyrdom of Guru Arjan Dev Ji. Very very important. ये भी गुरु जी के ही दिन पे जुड़ता है, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या बेसिकली कौन से स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। एंड देन उसके बाद 3 नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हमारे पास, पठानकोट गुरदासपुर में से, देन बंदाला फ्रॉम संगरूर, फाजिलका फ्रॉम फिरोजपुर, वर क्रिएटेड कब 2011 में, ब्रिंगिंग द टोटल टू 22।
एंड देन मोस्ट रिसेंटली हमारा कौन सा है, मलेरकोटला वाज कार्व्ड आउट इन 21 में आउट ऑफ संगरूर, बिकमिंग पंजाब ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। ब्यूटीफुली डिस्कस, आपकी हिस्ट्री जो है क्रिएशन ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट है बहुत अच्छे से यहाँ पे समराइज करके डिस्कस की गई है। यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो अपने सिलेबस की। अब पॉसिबिलिटी हमारी है कि हम 24 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लेकर आए, दैट इज श्री अनंतपुर साहिब डिस्ट्रिक्ट। We will cost the AAP-led government at least 500 crore and to set up offices and all, right? Next news है बेटा एक एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड डिजीज की, और ऐसे क्वेश्चंस तो हमें डेफिनेटली बनते ही हैं। So as the harvest season for paddy draws to close and the wheat sowing season kicks off in Punjab, new wave of concern is sweeping through farming community, और वो क्या है, with the lingering issue of paddy stubble burning। उसके साथ ही farmers are being urged to embrace advanced machinery like happy seeder, super seeder, smart seeder to sow wheat without cleaning or burning the leftover stubble। ये सब चीजें चल रही हैं अभी। However, the prospect of sowing wheat in the field with remaining paddy stubble creates a fear of किस चीज का, pink stem borer infestation on the new crop। तो आपकी डिजीज जो है ये फैल सकती है, ये पिंक स्टेम बोरर इन्फेस्टेशन हो सकती है, इसके चांसेस बहुत हैं। डिस्पाइट दीस कंसर्न्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स अज्यूम दैट दीस वरीज आर लार्जली अनफाउंडेड। लेकिन फिर भी इशू बन गया है, तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये पीएसबी होता क्या है। Now PSB is a notorious pest in the northern states of India, particularly in Punjab, where it thrives in the rice wheat cropping system। और ये जो है is most destructive during the later maturation stage of the paddy crop, attacking the rice panicles and causing significant yield loss। After harvest, the pest hides in the paddy straw, फिर ये छुप जाता है पैडी स्ट्रॉ में, and stubble with the potential to transfer to new wheat crop। तो wheat crop को भी फिर ये खराब कर सकता है। and these real question जो है that is there, और इसको लेके लेकिन अभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पीएसबी के बारे में पता होना चाहिए कि पिंक स्टेम बोरर क्या है। इट्स अ नेम ऑफ अ पेस्ट जो कि राइस को तो खराब करता ही है, उसके साथ ट्रबल्स के साथ छपने के बाद ये फिर से इन्फेस्ट कर सकता है अपॉन वीट, राइट। नेक्स्ट न्यूज है बेटा स्पेस सेक्टर से, और हेवीएस्ट सैटेलाइट जो है वो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इन इट्स फर्स्ट लॉन्च इन 3 months इसरो विल यूज इट्स बिगेस्ट रॉकेट LVM-3, जरूर याद रखो इसको, to send a communication satellite CNS-03 to space। This is first time that ISRO will put a satellite weighing more than 4,000 kg in the distant geosynchronous transfer orbit GTO में जाएगी ये from the Indian soil। So CMS-03 जो है is a multi-band communication satellite weighing 4,410 kilogram, will be placed in transfer orbit of around 29,970 kilometer by 170 kilometer from the surface of the earth। So far ISRO had to contract out the launch of its heavier satellite to private space agencies from other countries। तो हम पहले किसी और एजेंसीज के थ्रू कराते थे, लेकिन पहली बार खुद करने जा रहे हैं। The current launch is a milestone towards the growing capability of LVM-3 and ये रॉकेट हमारा बेटर हो गया है, मॉडिफाइड वर्जन है, which will also be used under गगनयान मिशन to put humans in space। Now this is again important, इसी को ही हम गगनयान में यूज करने वाले हैं। LVM-3 earlier referred to as Geosynchronous Launch Vehicle Mark 3 और GSLV Mk3 बोलते थे हम इसको, राइट। और ये बेसिकली क्या है, इट यूजेस सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड इंजन टू पुट अप to 8,000 kg in low earth orbit में जाने की इसमें ऑब्वियसली कैपेसिटी है। एंड अप टू एन ऑल्टीट्यूड इसका कितना होता है 2000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, एंड अप टू इवन 4000 kg ये ले जा सकता है जियोसिंक्रोनस जो होता है हमारा 36,000 किलोमीटर। एंड ISRO's initial plan was to use its workshore PSLV for polar and low Earth orbit launches much closer to the surface of the Earth, लेकिन अभी and use of GSLV-2 and GSLV Mk3 to launch a satellite to the more distant, that is geosynchronous orbit के लिए हम प्लान कर रहे हैं। So GSLV Mk3 rocket was later adapted in 2022 amid the Russian-Ukraine war to launch 72 OneWeb satellite in 2 launches to low Earth orbit, prompting the change in the name of the rocket। अभी GSLV's name implied it
was meant to deposit satellites only to the geosynchronous orbit, but the OneWeb mission showed that this rocket could be used for other purposes as well. Now, at that time, OneWeb, a global satellite internet company, was hard pressed to find a launch प्रोवाइडर, और वहां पे कहा रशिया में, लेकिन उसने ऑब्वियसली वॉर की कंडीशन में हैड स्टॉप्ड फ्लाइंग द इंटरनेट कॉन्स्टलेशन बिकॉज ऑफ इट्स डाटा वाज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड टू यूक्रेन. While the major European launcher Ariane 5 had retired with the replacement yet to be commissioned. So during these two, basically OneWeb mission, and the rocket did carry a heavier payload of more than 5700 kg, but it was a low Earth orbit तक ही, लेकिन तब ये गया of around 450 kilometer from the surface of the Earth. Now, India's previous heavy satellite, it does have few communication satellite weighing more than 4000 kg were put in orbit by other private launches. हमने 4000 से ज्यादा जो है वो भार केजी का हमने सेटल डाउन करा, लेकिन वो औरों की मदद से किया, जैसे कि 5854 kg GSAT-11 और 4181 kg GSAT-24 were launched by Arianespace. हाँ, वहां से किया. So ISRO also used the services of even Elon Musk SpaceX last year to put an orbit that is 4700 kg और GSAT-20 हमने उसकी मदद से भेजा था. Now, for this launch to accommodate a heavier satellite over its capacity of 4000 kg to GTO, the orbit has been lowered slightly, with the highest point थोड़ा सा हमने lower करा, that is 36,000 से ना लेके 29,970 किलोमीटर लिया है अभी. ISRO, however, is working on the way to increase the capacity of this launch. Right? So एक बहुत बड़ा, it's a big leap for us. Now, ISRO has been working on increasing this. Now, one of the ways is to increase the thrust produced by the third or cryogenic upper stage of the rocket, which accounts for nearly 50% of the velocity needed to place the satellite in the geosynchronous orbit. Next news article है बेटा regarding history. So, when a song becomes a national anthem, it is immediately elevated its status to hold an exceptional public status. तो ये है हमारे नेशनल एंथम के बारे में. Nowhere is this more evident than in the protocol, the do's and don'ts that govern its performance. So obviously तब आपको उसको एक स्पेशल जो है वो रिस्पेक्ट देनी पड़ती है अगर किसी भी चीज को हम अपना नेशनल एंथम बना रहे हैं. However, as a Peter McDonald professor of English and literature at the University of Oxford has noted that anthemization, that is process of, often strips a song of its artistic essence and at times even its original political context, irrevocably transforming both its meaning and form. कि आप अगर किसी भी चीज का एंथेमाइजेशन कर देते हैं तो फिर उसका एसेंस जो है या उसका जो उसके साथ जो आर्टिस्टिक पार्ट जुड़ा हुआ है वो थोड़ा गुम जाता है. This deeply political distinction between a song and an anthem is at the heart of recent controversy over Rabindranath Tagore's song अमार सोनार बंगलो माई गोल्डन बंगाल. तो ये कंट्रोवर्सी भी थोड़ी सी अप हुई है, इसीलिए न्यूज आर्टिकल है. Now at Congress Seva Dal event in Assam Sirbhumi district, 74-year-old Vidhu Bhushan Das hummed 2 lines of the song before making his speech. Later he found himself embroiled in a political row as CM Hemanta Biswa Sarma accused the Congress of performing the national anthem of Bangladesh. तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, वो हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि किस सीएम ने किसको क्या बोला, लेकिन कोई भी चीज अगर न्यूज में आ जाती है तो उसके साथ रिलेटेड जो आपका हिस्टोरिकल सेटअप है वो आपको तैयार करके जाना चाहिए, बिकॉज उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस पूछते हैं. सो वो अभी आ गया. ओरिजिनली कंपोज इन 1905 एज अ विसरल रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश ट्राइंग टू डिवाइड बंगाल. तो ये जो सॉन्ग है वो कब बेसिकली कंपोज हुआ? 1905 में हुआ. एंड इट्स लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस अलोंग रिलीजियस लाइन, जब बंगाल की आपकी डिवीजन हुई उस टाइम पे, द सॉन्ग बिकेम एंथम ऑफ न्यूली लिबरेटेड बांग्लादेश, और बाद में 1972 में बांग्लादेश का ये एंथम बना. The song, be in its original form or in its anthemized one, is rooted in the politics, but the nature of the politics rapidly changing in the intervening decades. In 1905, Viceroy Lord Curzon announced the partition, हमें पता है, and saying that it was too large to be effectively administrative. So administration की basis पे उन्होंने इसको divide किया. Main फंडा हिंदू मुस्लिम्स को divide करना था, और announcement was immediately met with massive outrage, especially among Hindus of Calcutta who saw it as an attempt to split Bengali speaking community. So उस टाइम पे आपकी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई, और फिर आपका जो है ब्रिटिशर्स वर फोर्स बैक और उनको वापस फिर से इकट्ठा करना पड़ा बंगाल को, और 1911 में. So it was in this atmosphere of widespread discontent that
Tagore wrote Amar Shonar Bangla. The song begins as a deeply romantic, poetic celebration of Bengal's landscape, as the English translation of the lyric goes. इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बाद में की गई, राइट? और बस यही से आपको क्वेश्चन बन सकता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर और इस सॉन्ग के ऊपर, राइट? नेक्स्ट न्यूज इंटरनेशनल सिनेरियो से है बेटा। एशिया पैसिफिक लीडर्स की मीट फेसिंग deepening fractures in the global trade order. Asia Pacific leaders adopted a joint declaration that emphasized the need for resilience and shared benefit in the trade. और ये आपका एनुअल समिट है एपेक का। ये कहाँ पे चल रहा था? ग्विंगजो। और ये कहाँ पे है? साउथ कोरिया के अंदर। और याद रखो आपकी सिलेबस में स्पेशली मेंशन होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के समिट अभी आपको दिख रहे हैं उन सब की हिस्ट्री आपको अच्छे से लर्न करनी चाहिए, उनके मेंबर नेशंस लर्न करने चाहिए, आपकी एट द मोमेंट उनके जो है सेशंस कहाँ पे हुए, कॉन्फ्रेंसेस अगले साल आने वाले साल में कहाँ पे होने वाली हैं, ये सारी चीजों को आप अच्छे से लिस्ट करके उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ, बिकॉज आई एम 100% श्योर वन क्वेश्चन जो है यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस एरिया, राइट? तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली यही बेसिक न्यूज है आपकी कि इन्होंने थोड़ा कोशिश की कि हम मिलके चलेंगे। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग होस्टेड बाय साउथ कोरिया दिस ईयर अनफोल्डेड अंडर अ शैडो ऑफ राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन का टाइम पीरियड चल रहा है, अग्रेशन है, इसके साथ ही हमारे ट्रम्प भी हैं जो बिल्कुल भी अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर ही थोड़ा बहुत ही मिलके चलने की बात यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बेटा हमारे पास, अगर कभी किसी और कंट्री में इलेक्शंस हो और कोई न्यूली इलेक्ट हमारे पास प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आए, उसको जरूर करो बिकॉज मैचिंग का क्वेश्चन बनता है। और ये न्यूज है रिगार्डिंग तंजानिया। तंजानिया's president Samia Suluhu Hassan was declared on Saturday the landslide winner of an election that set off deadly protests across the country this week over the exclusion of her main challenges. तो कहाँ पे बात चल रही है? तंजानिया के प्रेसिडेंट समानिया सुलूहू हसन, इनको जो है वो डिक्लेयर किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। ईस्ट अफ्रीकन नेशंस इलेक्टोरल कमीशन सेड हसन, हु टुक पावर इन 2021 आफ्टर डेथ इन द ऑफिस ऑफ हर प्रेडिसेसर, रिसीव्ड मोर देन 31.9 मिलियन वोट्स, मतलब कि 97% वोट्स इनको मिली है ऑफ द टोटल हैंडलिंग हर 5-year टर्म। तो 2021 से लेके जो उन्होंने टर्म की वो बहुत अच्छी की इस हिसाब से, और इनको दोबारा सिलेक्ट किया गया है। लेकिन प्रोटेस्ट इरप्ट हुए हैं ड्यूरिंग वेडनेसडेज वोट फॉर प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट विद सम डेमोन्स्ट्रेटर्स टेयरिंग डाउन बैनर्स and setting fire to the government building and all. Demonstrators are angry about the electoral commission's exclusion of Hassan's two biggest challengers from the race and what human rights group have said are widespread arrests and abduction of opponents. So opponents को ही आगे नहीं आने दिया, उसकी वजह से इतनी सारी सीट्स इनको मिली हैं, तो ये इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कंट्रोवर्सी से ज्यादा इनका नाम, कौन सा कंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है व्हाट मेक्स अफगानिस्तान सो प्रोन टू अर्थक्वेक, ज्योग्राफी में से, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट। A 6.3 magnitude earthquake struck near northern Afghanistan city of Mazar-e-Sharif early on Monday, killing at least 7 people and injuring about 150 just months after a quake, and a strong aftershock killed more than 2,200 people at the end of August. तो इतने ज्यादा क्यों earthquake है? So here is a look as to why जो है this war-shattered South Asian country experiences frequent earthquakes. Hemmed in by rugged mountain, Afghanistan is prone to a range of natural disasters, but its earthquake causes the most fatalities, killing about 560 people on average each year, causing annual damage estimation of $80 million. Studies indicate that at least 355 earthquakes with magnitude higher than 5 have hit Afghanistan since 1990. Why of this? Afghanistan is located on the edge of Eurasian tectonic plate, which shares a transgression zone with Indian plate. तो यूरेशियन और इंडियन प्लेट वहां पे जुड़ती है, implying the two may converge or brush past each other, पास में आती हैं या साथ होके निकलती हैं। It is also influenced by Arabian plate also to its south, creating one of the world's most tectonically active region, and this is very very important for PCS exam this year. ये सारी चीजें आपकी ऑप्शन में पड़ी होंगी। Now, a northward movement of Indian plate and its thrust against Eurasian plate is usually responsible for Afghanistan's numerous quakes.
Which areas are vulnerable? Eastern, northeastern Afghanistan, especially regions along with border of your Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan are particularly prone to earthquake. This includes a heavily populated Kabul भी है वहाँ पे, which has highest average estimated damage due to earthquake, around $17 million every year. Earthquakes are also particularly dangerous in Afghanistan's mountainous region where they can trigger landslide हो जाती हैं, exacerbating loss of life and property. Which were Afghanistan's worst earthquake? तो ये रिकॉर्ड हुआ 100 damaging earthquake since 1900. Among the worst जो है in recent year was magnitude of 6 quake in 22 that killed 1,000 people. Then multiple quakes 1 month में हुए 2023 में, and one of the Afghanistan larger earthquake जो है 7.5 का था वो 2015 में था, killing 399 people. Some of the greatest devastation was seen in 1998 also as 2 earthquakes struck Afghanistan within 3 months. How can the country build resilience? Studies recommend new structure be built in earthquake resistant way and exiting building be retrofitted and to reduce the chances of collapse. तो वहाँ पे structures में भी थोड़ी बहुत बदलाव करनी चाहिए, but geographical point of view से सारी चीजों को आप अच्छे से learn करो. Next news है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए. और अभी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है कि जो आपके एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको क्या सम्मन किया जा सकता है पुलिस के द्वारा या पुलिस की एजेंसीज के द्वारा. तो ये कंट्रोवर्सी रख हुई है. सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इशू डायरेक्शंस बारिंग द पुलिस एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज फ्रॉम समनिंग लीगल प्रोफेशन टू रिवील कम्युनिकेशन दे प्रोवाइड व्हाइल एडवाइजिंग देयर क्लाइंट. तो अपने क्लाइंट को एडवाइस करने के लिए जो भी लॉयर उनको बताते हैं या उनके साथ जो भी बातें होती हैं वो रिवील करने के लिए पुलिस उनको प्रेशराइज नहीं कर सकती और लॉयर्स को सम्मन नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट ने बोला. 3 जज बेंच जो है इसने ये डिसीजन दिया, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस भी थे BR गवई, उसके साथ जस्टिस के विनोद चंद्रन और NV अंजना, इन्होंने ये डिलीवर किया और ये स्यू मोटो लिया कोर्ट ने. एंड ये बेसिकली है क्या हमारा लॉ ऑन attorney client privilege. Now communication between legal advisor and their clients are privileged. तो ये उनकी privilege है, meaning they cannot be disclosed to third party under your भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंदर. आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आपके बीच में क्या बात हुई बताने के लिए. और इसने रिप्लेस किया हमारा पहला जो एक्ट था वो 1872 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट. ये सारे लर्न करो, सेक्शंस भी लर्न करो. सेक्शन 132 ऑफ BSA states that an advocate is not allowed to disclose any communication even after employment has ceased. चाहे वो उसकी employment भी मतलब वो अपने उस काम से हट भी गया हो तब भी, except in 3 cases. सिर्फ 3 केसेस में एक्सेप्शन है, जैसे कि if clients consent to it, अगर क्लाइंट ने खुद बोला बताने के लिए, या कम्युनिकेशन जो है pertains to कोई illegal purpose है, या एडवोकेट ऑब्जर्व कर रहा है कि कोई illegal criminal activity जो है being carried out during that employment pattern. Now a lawyer is also exempt from testifying, इसलिए उनको टेस्टिफाई करने के लिए, रिवील करने के लिए कॉल नहीं किया जा सकता. This privilege the court clarified is meant to protect the client's right, because ये client के राइट को जो है प्रोटेक्ट करती है. कौन सा राइट? दैट इज टू इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, राइट, एंड नॉट टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू लॉयर्स. तो ये इसको हम ऐसे नहीं देखते कि ये लॉयर की इम्यूनिटी है, रादर देन या फिर क्लाइंट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से करा पाए लॉयर के द्वारा. व्हाट प्रॉम्प्टेड सुप्रीम कोर्ट एक्शन? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? इससे पहले क्या कंडीशंस थी? A case pertains to a loan dispute where advocate representing the assets in a bail application was summoned by investigating officer. When the advocate challenged the summon, then the Gujarat High Court upheld it. तो इसमें गुजरात का ये केस है जहाँ पे एक एडवोकेट को समन किया गया. जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है उनको जाना पड़ेगा. तो वहां से जो है उनके ऊपर बल्कि नॉन कॉपरेशन का इशू लग गया. तो ये इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका सू मोटो लिया. एंड सेपरेटली इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने भी समन किया 2 सीनियर एडवोकेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तब भी ये इशू बना. और वो केस था आपका एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान को लेके. व्हाइल द एजेंसी लेटर विड्रू द समन, जबकि आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने समन वापस ले ली, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है वो राइज हो ही गया. एंड सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फिर इसको जो है सामने रखा एंड सेइंग दैट इट अंडरमाइन द राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. नाउ द बार आर्ग्यूड दैट द समन्स टू लॉयर, अगर आप समन करते हैं लॉयर को तो ये वायलेट करता है कौन कौन से आर्टिकल्स को? उसके राइट्स को, राइट टू प्रैक्टिस दैट इज अंडर 19(1) एंड G, उसके राइट टू प्रैक्टिस है, राइट टू हैव लीगल प्रोफेशन. आर्टिकल 21 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये खराब हो रहे हैं. उसके साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं, दे आर्ग्यूड दैट ये आपका जो सेक्शन 132 है of BSA is a protection afforded to the client and there is no corresponding statutory scheme protecting the advocate from being coerced into a disclosure. So it's suggested that someone first be approved by, अगर सम्मन करने हैं तो उसका एक तरीका है, उसको पहले मजिस्ट्रेट से अप्रूव कराओगे,
be then by committee of legal peers of the district and then state and national level for further scrutiny. And then the mechanism could evaluate whether the someone adhered to exception under 132 की 132 के exception में जाके हम सम्मन कर सकते हैं या नहीं. The state on the other hand argued that the matter was governed by BSA and that privilege did not protect lawyer engaged in illegal act. यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि लॉयर अगर इलीगल एक्ट में शामिल है तो फिर हम उसको ये प्रिविलेज नहीं देंगे. However, it agreed that lawyer cannot be summoned. पर खुद ही गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ हम लॉयर को डायरेक्टली सम्मन नहीं कर सकते. It additionally held that Barr's proposal for a committee review violated the principle of Article 14. स्टेट बोल रहा है कि अगर आप इसको बोल रहे हो कि आपको बार के हिसाब से कि कमेटी बनाओ, रिव्यू करो, फिर उसके बाद सम्मन करो, तो ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है. बिकॉज आर्टिकल 14 हमें राइट टू इक्वलिटी देता है. दैट मीन्स कि आप जो लॉयर्स हैं उनको अलग से देख रहे हो, तो ये उनका जो है कहना है. लेकिन कोर्स डायरेक्शन है स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन एविडेंशियली जो आपका प्रिविलेज एंड नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू लेयर ऑफ स्क्रूटनी. कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह के किसी भी सम्मन को क्या कहेंगे, नो, आप ऐसे सम्मन नहीं कर सकते. Bench head privilege under BSA must be respected as it helps to ensure that those involved in the task of administration of justice, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो लोग जस्टिस के टास्क में इन्वॉल्व है उनको आप विक्टिमाइज नहीं कर सकते, बुली नहीं कर सकते इनटू रिवीलिंग क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन merely because they represented someone facing criminal charges. किसी के पास किसी के ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन लगे हैं, जो उसका लॉयर उसको उसके लिए लड़ रहा है, तो उसको आप सम्मन नहीं कर सकते सिंपली इस वजह से कि क्रिमिनल का केस आप क्यों लड़ रहे हो, बिकॉज क्रिमिनल के ऊपर अभी एलिगेशन ही है, ये साबित तो नहीं हुआ. Now, if an officer believes that an exception applies, the summon must spell out the specific fact. लेकिन अगर बहुत जरूरी है सम्मन करना तो उसको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे और उसके साथ must have written approval from superior आपके ऑफिसर, एटलीस्ट आपके जो है एसपी के रैंक की आपको वो वहां पे उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हो. कोर्ट ऑल्सो एग्रीड दैट ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरमाइन लॉयर्स राइट अंडर आर्टिकल 19, 1G, 21 और सेक्शन 132 तो आ ही रहा है, और इसके साथ ही सेल्फ इंक्रिमिनेशन में भी जा रहा है ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3. क्या समझ में आ रहा है? कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट तो है ही, बेसिक आर्टिकल्स भी सारे रिवाइज करके जाओ, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं आपके. It declined to create new guidelines, noting that sufficient judicial oversight already is there. तो नया कुछ करने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 528 जो है वो ऑलरेडी हमारा बात कर रहा है किसका, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का. This provision allows any person including advocate to challenge a summon before the court. It added that Constitution provides adequate safeguard if investigative power are misused. तो कोई भी investigating agency अपनी पावर को misuse नहीं कर सकती है. So this is all for today. सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करो, अपनी फीडबैक प्रोवाइड करो. अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकती हो वीडियो को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.